नमस्कार दोस्तों, मैं देव यादव टारगेट विद देव यादव में आपका स्वागत है। हम लेके चलेंगे यूपी पुलिस के लिए हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में देखते हैं किस तरह से किया जाता है। आगे के लिए पहली क्लास है और कल अगली क्लास दी जाएगी, तो सबसे पहले हम स्वर की बात करेंगे इसमें। तो हम लेके चलते हैं आगे। वर्णमाला का ज्ञान। वर्णमाला के ज्ञान की तरफ से देखते हैं। थोड़ा लेट हो गया, क्लास आज 7 बजे होनी थी, लेकिन इतना टाइम हो गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से। देखते हैं। आज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे की वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो सटीक मिलेगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी। सिलेबस में जो जो पॉइंट दिए हैं, यूपी पुलिस में टॉपिक दिए हैं, वही कराए जाएंगे। एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया जाएगा इसमें। चलो देखते हैं, टाइम अधिक नहीं है। इसमें वर्णमाला का ज्ञान। इस तरह से लेके चलते हैं। जैसे हिंदी भाषा के स्वरूप में वर्णमाला भारत की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक। इसी तरह जिसे व्याकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, शब्द नहीं व्यक्त किया है, शब्द किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। देख ले, चेंज कर लेना यहाँ। इसलिए व्याकरण कहा है जिसके द्वारा भाषा के शब्दों अक्षर की उत्पत्ति, उसके भेद आदि आदि का अध्ययन किया जाता है। वर्णमाला व्याकरण की मूलात्मा है, ये तो आपको पता है, जिसका विकास मनुष्य की स्वतंत्र ध्वनि से हुआ है। ये भी आपको पता है अच्छे से कि जो मनुष्य की सबसे पहले स्वतंत्र ध्वनि थी, उसी से इसका विकास हुआ है। देखो, भाषा भाषा का विकास किस तरह से हुआ है, इस तरह से देखते हैं। भाषा के विकास के लिए सबसे पहले आपकी ध्वनि आई थी, ध्वनि का प्रयोग किया गया, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई अलिखित है। इसको हमने दो भागों में ध्वनि को बांटा, सार्थक और निरर्थक। सार्थक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है आज भी, निरर्थक यहीं पर समाप्त होगी, क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं है, तो उसका प्रयोग क्या किया जाएगा। ध्वनि से हमारे वर्ड या शब्द अक्षर आए, अक्षरों से शब्द, और शब्द से पदबंध, और पदबंध से उपवाक्य, और उपवाक्य से वाक्य, और वाक्य से क्या बना, मिला करके साहित्य रचना। ठीक। साहित्य रचना को हम दो भागों में बांटा, जिस तरह से पद साहित्य और गद्य साहित्य। पद साहित्य में रस छंद अलंकार आ जाते हैं, और गद्य साहित्य में अपठित हो जाता है, जैसे कहानी फानी की ये आ जाती हैं। ठीक। आगे लेके चलते हैं, समय कम है, क्लास वैसे भी लेट हो गई है। ध्वनि सामान्य व्यवहार में कानों को सुनाई पड़ने वाले नाद कह लो या कंपन कह लो, बात एक ही है। ठीक है, को ध्वनि कहा जाता है। ठीक, ध्वनि कहा जाता है, जिससे भाषा के निर्माण में सार्थक ध्वनि महत्वपूर्ण है। जो भाषा के निर्माण में है, उसके लिए सार्थक ध्वनि महत्वपूर्ण है। अब वर्णमाला हेडिंग लेके चलते हैं। वर्णमाला के उचित क्रम को वर्णों के उचित क्रम को वर्णमाला की संज्ञा दी जाती है। जैसे वर्णों के उचित क्रम होंगे, जैसे आ के बाद अ होगा, छोटे आ के बाद बड़ा होगा, ऐसे छोटी ई होगी, इस तरह से ये हो गया उचित क्रम। और अ के बाद का दे दिया तो ये उचित क्रम नहीं है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं,
जिनमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। ठीक, आगे लेके चलते हैं। वर्णमाला के भेद दो प्रकार होते हैं। वर्णमाला के दो प्रकार के भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। दो भागों में बांटा गया वर्णमाला को। स्वर स्वतंत्र ध्वनि है और व्यंजन परतंत्र है। व्यंजन के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्वरों के को बोलने या लिखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियाँ, इनके उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है। ठीक, बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वर कहलाती हैं। ठीक है, लेखन की दृष्टि से कुल 13 स्वर हैं माने गए हैं, जबकि उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर माने गए हैं। ठीक, आगे लेके चलते हैं। किंतु ऋषि है वो संस्कृत से ग्रहण किया गया है। वैसे तो माना जाए तो हिंदी का जन्म ही संस्कृत से हुआ है। जननी कहा जाता है हिंदी की संस्कृत को। तो उसे मिलाकर ऋ को मिलाकर उच्चारण की दृष्टि से स्वर के हो जाते हैं कितने, 11। मूल स्वर 4 बताए थे हमने। ठीक, वो आगे बताएंगे। और परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या, हिंदी के स्वरों की संख्या कितनी है, 10। अब लेके चलते हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण के लेके बात चलेंगे, उसको पहले नंबर पर लेके चलेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा ह, छोटी ई और रे रे सी। संधि स्वर आपके दो भागों में बांट लिया जाता है, जिसे दीर्घ और संयुक्त स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे छोटे आ को छोटे आ से मिलाया तो क्या बना, बड़ा आ। इसी तरह से छोटी ई को छोटी ई से मिलाया तो क्या बनी, बड़ी ई। इसी तरह छोटे ऊ को छोटे ऊ से मिलाया तो बड़ा ऊ। इनमें ये दीर्घ स्वर बोले जाते हैं। ठीक, इसी आगे लेके चलते हैं। संयुक्त स्वरों में छोटे आ को डायरेक्ट छोटी ई से मिलाया तो छोटी ए बनी आपकी। छोटे आ को डायरेक्ट छोटे ऊ से मिलाया तो छोटा ओ बना। ठीक, इसमें गुणवत्ता आ गई। ठीक, ये संधियों में बहुत आवश्यक पॉइंट है समझने के लिए। इसके बगैर वर्णमाला के संधि नहीं समझ में आएगी, इसलिए अभी अच्छे से पढ़ लो। जैसे छोटे आ को छोटी ए से मिलाएंगे तो बड़ी ए हो जाती है। छोटे आ को छोटे ओ से मिलाएंगे तो बड़ा हो जाता है। ये वृद्धि कर दी, गुण में हमने वृद्धि कर दी। ठीक, इसी तरह से आगे लेके चलेंगे हम। अगला पॉइंट है आपका मात्रा या उच्चार काल के आधार पर। मात्रा उच्चार काल के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा है, जैसे एक मात्रक स्वर, द्विमात्रक और त्रिमात्रक स्वर। एक मात्रक उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं, जिसे मूल स्वर बोला जाता है उनको। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे रे सी। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आते हैं दीर्घ स्वर में। अप्लुप्त स्वर में गाने में या किसी को पुकारने में या चिल्लाने में। ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे, इनमें प्रयोग किए जाते हैं प्लुप्त स्वर। यानी कहने का मतलब एक स्वर को लंबे समय के लिए खींचने, प्रयोग किए जाने के लिए लंबे समय तक बोला जाए। ठीक, प्रयोग किया जाता है इसमें। अब आगे लेके चलते हैं। अगला पॉइंट तीसरा पॉइंट है जीव के भाग या स्थान के आधार पर। ठीक, ये हमने 3 भागों में बांटा है इनको, जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से जीव के अगले भाग से बोले जाते हैं, तो ये छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए और रे सी। ये जीव के अगला हिस्सा प्रयोग किया जाता है इसमें। मध्य एक इकलौता ऐसा छोटा आ है जिसके मध्य जीव के भाग से प्रयोग किया जाता है। पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये आ जाते हैं पश्च जीव के पिछले भाग से। जब बोले जाता है पिछला भाग का प्रयोग होता है जीव का। आगे लेके चलते अगला पॉइंट है होठों की स्थिति के आधार पर।
तो ओठों की स्थिति के आधार पर हमने दो भागों में बांटा है स्वरों को, जैसे अव्रतमुखी और व्रतमुखी। ठीक, अव्रतमुखी में क्या होता है, अ आ ए आई ओ, ए आई और रे सी, ये आपके आ जाते हैं अव्रतमुखी में। वर्ड बोलोगे तो व्रत तो नहीं बनाते हैं, ये बहुत कम बनाते हैं। और आपके व्रत ओ उ ओ औ इन्हें बोलेंगे तो ओठों की स्थिति व्रत के आकार में हो जाएगी। ठीक, आगे लेके चलते, अगला पॉइंट है हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर दो भागों में बांटा है, निनासिक और अनुनासिक। निनासिक के वो होते हैं जिनको हम केवल मुख वर्ड बोलेंगे, तो जिन वर्डों को बोलेंगे तो वो उनकी हवा बोलते समय केवल मुख से ही निकलेगी। इसमें नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है, वायु निकलती है इन वर्डों को बोलेंगे तो। इसमें क्या होता है, अ से लेकर के बड़े ओ तक ऐसे बोलोगे तो अ आ ए ओ उ ए ऐ ओ औ, तो इसमें हमारे नाक से बोलने की आवश्यकता, हवा निकालने की नहीं पड़ी। इसमें जैसे कंग, चन, तो इन ऐसे शब्द बोलेंगे तो हम नाक और मुंह दोनों से हवा निकलेगी। आगे लेके चलते हैं, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर देखते हैं। इनको हमने चार भागों में बांटा है, व्रत, विव्रत स्वर और अर्धविव्रत मुख स्वर और असमृद्ध और समृद्ध द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्रत मुख द्वारा पूरा खुलता है, विव्रत में होता है मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे आ बनाओगे तो पूरा व्रत का आकार ले लेगा। ठीक है, जैसे अ ऐ औ ये सब वर्ड बोलेंगे तो हमारा व्रत आधा बनेगा। इसमें क्या होता है, अव्रत अर्ध समृद्ध में द्वार मुख द्वार आधा आधार पर बंद रहता है, परंतु व्रत का निर्माण करता है। मुख द्वार बंद रहता है लेकिन व्रत का निर्माण करता है। ए ओ, इसमें क्या होता है, लगभग मुंह बंद रहता है मुख द्वार। ठीक है, ए ई ओ ओ। ठीक, आगे लेके चलते, अगला पॉइंट है, क्लास लेट हो रही है जैसे फास्ट चलिए क्लास। जैसे पॉइंट नंबर 7, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर हमने दो भागों में बांटा है स्वरों को, सजातीय और विजातीय। ठीक, सजातीय में क्या होता है, एक ही जाति के वर्ड होने चाहिए, जैसे अ आ ए ई ओ उ, तो ये सब एक ही जाति के हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ए आई ओ औ ये सब एक जाति के हो जाएंगे। आगे विजाति में क्या होता है, विजाति में जैसे आ को उ से, अ को ऐ से, ए से, तो ये सब विजाति समान स्वर नहीं है, विभिन्न स्वरों का प्रयोग किया गया है, इसमें समान स्वरों का प्रयोग किया गया है। ठीक, अब बात आती है पॉइंट नंबर अगला है घोषत्व के आधार पर। तो सभी स्वर घोष है, सभी स्वर घोष ध्वनियाँ होती हैं। ठीक, घोष का अर्थ है स्वतंत्रियों स्वतंत्रियों में क्या होता है, श्वास का कंपन होता है। अगला पॉइंट है लास्ट होगा शायद, लास्ट नहीं एक और इसके बाद, स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर किस देखते कौन सा स्वर किस स्थान से उच्चारित होता है। कंठ से हमने बांटा, देखो कंठ, तालु, ओठस, ओठ और मूर्धा, कंठ तालव्य और ओट्स, कंठोष्ठ। ये
इसमें क्या होता है, केवल कंठ से ही वायु निकलेगी, प्रयोग किए जाएंगे ये वर्ड। जैसे आ बोलोगे तो ये आपके वर्ड कंठ से निकलेंगे, ठीक है। तालु यानी जीभ आपकी तालु कंठ से टच होगी। तालु देखते हैं तो तालब में क्या होता है, तालब में ये होता है कि जैसे जीभ तालु से टच होगी, जैसे छोटी ई और बड़ी ई, इनको बोलेंगे तो जीभ आपकी तालु से टच होगी। ओष्ठ में क्या होता है, ओष्ठ में जब वर्णों को बोलेंगे तब बिना ओठ की सहायता से इन वर्णों को नहीं बोल पाओगे। कोशिश भी मत करना, बोलेगा भी नहीं। रे मूर्धा, मूर्धन से जीभ टच होगी मूर्धा से तो रे ऋषि है, बोल के देखोगे तो वो जीभ आपकी मूर्धा से टच होगी। कंठ तालब, कंठ और तालु से दोनों से मिक्स होके वायु स्पर्श करती हुई आएगी तो ए आई, दोनों से स्पर्श करेगी। कंठोष्ठ, बिना कंठ और ओष्ठ की सहायता से वो औ नहीं बोल सकते हो, प्रयास करके देख लेना। अब देखते हैं पॉइंट अगला, स्वर तथा मात्रा लेखन देखते हैं। अब इसकी हेडिंग, अस्वर को छोड़कर सभी के अलग अलग चिन्ह हैं, लेकिन आगे कोई नहीं चिन्ह न कुछ है, ठीक है। आगे कोई नहीं मात्रा है और नहीं स्वर, कोई चिन्ह है, ठीक है। अब बात आती है, अगला पॉइंट है अयोगवा वर्ड। अयोगवा वर्ड कौन कौन से होते हैं, क्या होता है अयोगवा, उसके बारे में देख लेते हैं। अयोगवा वर्ड के बारे में, ये वह ध्वनियाँ हैं न तो पूर्णतः स्वर और ना ही व्यंजन, अर्थात लेखन की दृष्टि से तो ठीक है, दृष्टि से क्या है, स्वर है, उच्चार की दृष्टि से व्यंजन है, ठीक। आगे लेके चलते हैं अयोगवा के बारे में। अयोगवा को हमने दो भागों में बांटा है, अयोगवा वर्ड को, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार कैसे, अंग, ठीक है, इसमें ये वाले ये आ जाए, बिंदी आ जाए तो यहाँ पे अनुस्वार होते हैं। जैसे तरह से बोलेंगे चाँद, तो चाँद के लिए हमें च पे अंक की बिंदी का यूज करना पड़ा तो अनुस्वार आ जाता है, ठीक है। और विसर्ग में जैसे प्रात है, अत है, ये आपके वर्ड विसर्ग में किए जाते हैं प्रयोग, ठीक है। अब आप वीडियो को देखकर ये बताना कैसी वीडियो रही कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे भेज देना, शेयर कर देना, जिससे कि हमारे बहन भाई को और को बेनिफिट हो सके। मैं इतना ही कहूँगा फिर से कि वीडियो आपके हाथ में आगे बढ़ाना, और हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपको एक लाइक करने में क्या प्रॉब्लम आती है। चलो ठीक है, अच्छा है, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।